फ्रेंड्स, आज सुबह जब मैंने टीवी खोला तो सामने रेड माइक एक यूट्यूब चैनल है, जो ये उन लोगों का ग्रुप है जो कभी एनडीटीवी में काम करते हैं। उसके सूत्र से ये पता चला, उन्होंने ये न्यूज़ शायद ब्रेक किया कि जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन था अरावली का 100 मीटर्स वाला, जो ये था क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस था कि 100 मीटर्स से जो छोटे हैं उन्हीं को अरावली का माना जाएगा, हिल्स माना जाएगा, बाकी अरावली हिल्स के श्रेणी में नहीं आएंगे। तो वो सारा चीज़ विड्रॉ कर लिया है। और साथ ही गवर्नमेंट ने ये भी कर दिया है कि अब न सिर्फ इलीगल माइनिंग्स रुकेंगे, उसको रोका जाएगा, बल्कि ऑल जो पहले के जो न्यू लाइसेंसेस हैं माइनिंग के अरावली हिल्स में, वो जारी नहीं किए जाएंगे। तो अगर ये न्यूज़ सही है तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ एंड आई कैन अंडरस्टैंड दिस। ये क्यों हुआ है, मैंने कल ही जाकर एक वीडियो बनाया है अरावली पे। ये मैं बाद में, इसके बाद में उसको लगा दूंगा, अटैच कर दूंगा, आप देखिएगा इससे जाकर कि मैंने क्या दिखाने की कोशिश की है, और उसमें मैंने बताने की कुछ कोशिश की है। लेकिन एनीवेज़, वो सारी बातें अपनी जगह पे है। ये एक एक न्यूज़ है, और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये तभी पॉसिबल हुआ है जब आप लोगों ने, यानी जनता जनार्दन ने, जो सिविल सोसाइटी है उन लोगों ने, और जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन लोगों ने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला। गवर्नमेंट को लगा कि भाई, और रिलेंटलेस प्रेशर डाला, ये नहीं कि एक दिन प्रेशर डाल के एक दिन जाके आप ये निकाल के मार्च पास्ट निकाल के और एक दिन आप धरने पे बैठकर फिर समेट के, लगातार ये चला ही आ रहा है। तो गवर्नमेंट को ये लगने लगा कि बॉस, दिस इज़ गोइंग टू बी ए जेनजी मूवमेंट लाइक नेपाल, बांग्लादेश एंड मे बी श्रीलंका। तो गवर्नमेंट जो है, मतलब थैंकफुली बैक ट्रैक कर गई। हमें कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी की हो या किसी भी पार्टी की हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं था। हम एज ए सिटीज़न ऑफ दिल्ली, हम एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, जिसके लिए ये अरावली हिल्स एक लंग की तरह काम करती है, वो उसका डिस्ट्रैक्शंस के लिए चिंताग्रस्त हैं। और इसलिए हम लोगों ने ये मूवमेंट सोशल मीडिया पे चलाया था जमकर। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था अभी तक। कल मैं जाकर एक वीडियो जेएनयू के अंदर में, जेएनयू कैंपस के अंदर में बनाया हूँ। इसके बाद मैं उसमें अटैच कर दूँगा, आप देखिएगा। पहली दफ़ा मैंने बनाया वीडियो, उससे पहले मैं सोशल मीडिया पे लिखता रहा हूँ। तो ये हम सब लोगों के कंबाइंड, मेरे सिर्फ नहीं, हम सब लोगों के कंबाइंड एफर्ट्स के कारण ही गवर्नमेंट को बैक ट्रैक करना पड़ा है। क्योंकि देखिए, हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट को तो ये दे रहे हैं, दोष दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पढ़े लिखे जजेस जो हैं गवर्नमेंट के इस तरह के, क्या कहते हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट कैसे कर लिया। दरअसल क्या होता है ना, सुप्रीम कोर्ट की भी एक लिमिटेशन होती है। वो सिर्फ गाइडलाइंस दे सकती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव काम जुडिशरी का नहीं होता है। जुडिशरी सिर्फ जजमेंट देती है, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, जो एग्जीक्यूटिव है, हमारे गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव विंग है, जो कि हमारे सरकार में हमारा मिक्स्ड स्ट्रक्चर है, लाइक लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एक साथ है, उनके थ्रू ही होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाया था, कमेटी के थ्रू ये आया था, कमेटी का रिकमेंडेशन आया था। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आप लोग डिसाइड कीजिए कि भाई किसको डिफ़ाइन कीजिए कि किसको आप अरावली कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं, और ये सारे इलीगल माइनिंग को रोकिए। सुप्रीम कोर्ट तो अच्छा ही कर रही थी, लेकिन अच्छा करते करते वो गलत कर गई। एंड इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द कोर्ट और जजेस, इट वाज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट की जो अपनी हिडन एजेंडा थी कि किसी तरह से इसको सुप्रीम कोर्ट से वैलिडेट करा दे, तो लोग फिर रिवोल्ट नहीं करेंगे। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का वैलिडेशन आ जाएगा तो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, चूँ तक नहीं करेंगे। इस मुगालते में गवर्नमेंट थी कि सुप्रीम कोर्ट एक बार बोल दिया तो फाइनल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। इस देश में अभी भी रूल जो है वो पीपल का है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया।
तो जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट तो है इन अ वे, किसी लीगल डिसीजन को चैलेंज करने पे, लेकिन हाईएस्ट कोर्ट ऑफ ये जो है वो पीपल ऑफ इंडिया है और कोई नहीं है। तो लेट्स कॉन्ग्रेचुलेट आवरसेल्व्स, और आई होप कि ये जो है इशू जो है यहीं पे ख़त्म हो जाए। लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है, ये गवर्नमेंट बहुत चालाक है। किसान आंदोलन को दबाने के लिए इन्होंने इसी तरह की कोई चाल चली थी मोदी जी ने, और उन्होंने पूरा विड्रॉ कर लिया था और बहुत सारे प्रॉमिसेस कर दिए थे किसानों को। आज उनमें से कोई भी चीज़ फुलफ़िल नहीं हुआ है। ये बैकडोर से वही काम कर रहे हैं जो ये फार्मर बिल्स में करना चाहते थे। आज भी मंडियाँ उसी तरह से तबाह हो रही हैं। यूपी बिहार के तो मंडियाँ ख़त्म हो गई हैं, पंजाब और हरियाणा के भी मंडियाँ पड़ी हुई हैं, उनको भी धीरे धीरे ये ख़त्म कर देंगे और फिर सारे प्रॉफिटियर्स के हाथों में दे देंगे। तो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज दिस थिंग। ये एनवायरनमेंट का इश्यूज़ है। आई डोंट वांट टू से समथिंग कि कुछ लगे कि भाई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हूँ मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपका लंग्स और हमारा लंग्स, उसकी अगर चिंता करनी है तो हमें इस देश के लंग्स को, इस भूभाग के लंग्स को बचाना होगा, तभी हमारा लंग्स और आपका लंग्स सुरक्षित रहेगा। और ये अगर विड्रॉ करने के बाद भी आप गवर्नमेंट पे प्रेशर न छोड़े, आप विजिलेंट रहें, मेरा ये कहना है। आप इस चीज़ को देखते रहे कहीं इल्लीगल माइनिंग हो रही है नहीं हो रही है। अगर इल्लीगल माइनिंग हो रही है, जो कि गवर्नमेंट ने कहा है कि अब इल्लीगल माइनिंग को स्टॉप करेंगे एंड फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे माइनिंग का, अगर ये देते हैं फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट, तो उस स्टेट की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उसी तरीके से फ़ाइट करना है जैसे हमने इस बार फ़ाइट किया था। और इस प्रेशर को छोड़ना नहीं है, इसको सबसाइड होने नहीं देना है, इस प्रेशर को जारी रखना है। और आपको कुछ नहीं है, यू डोंट हैव टू टेक लॉज इन योर हैंड, यू नीड टू जस्ट प्रोटेस्ट, यू नीड टू जस्ट मेक हू एंड क्राई इन द सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म। आप देख लीजिए कितना असर होता है सोशल मीडिया को, कि ये जो गवर्नमेंट, जो कि एक तरह की निरंकुश गवर्नमेंट है, एक तरह की डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट है, उसको भी फोर्स कर दिया लोगों ने कि इस अपने डिसीजन को वापस कर सके। तो लेट्स कॉन्ग्रेचुलेट आवरसेल्व्स, बट वी नीड टू बी वेरी वेरी विजिलेंट। हमें विजिलेंट रहना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, और जो ये करेंगे उसमें कोई डाइकॉटमी तो नहीं है, किसी तरह का द्विभाषीय दोहरापन तो नहीं है। इस चीज़ को वॉचडॉग की तरह आप और हमको देखना पड़ेगा। आप और हम ही अगर इस चीज़ को फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी डेमोक्रेसी मरा हुआ नहीं है। ये ईवीएम का फ्रॉड कर ले, ये इलेक्शन रिग कर ले, इलेक्शन जीत ले, सत्ता में आ जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कल को कोई भी पार्टी रूल करेगी, हमें तो अपनी रोटी अर्न करनी है। लेकिन जो हमारे सेहत के ख़िलाफ़, जो हमारे भविष्य के ख़िलाफ़, जो हमारे बच्चों के भविष्य के ख़िलाफ़ होगा, वो तो सत्ता से जाएगा ही जाएगा। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या भाजपा हो, आप किसी भी पार्टी के हों, एक बार आप पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ के इस मुद्दे को जीवित रखें, इसको ज़िंदा रखें। ज़िंदा रहने का मतलब ये नहीं है कि आप तोड़ फोड़ करें, मारपीट करें। ज़िंदा रखने का मतलब ये है कि आप विजिलेंट रहें, आप वीडियोस बनाएं, सोशल मीडिया में डालें। अगर किसी तरह की इल्लीगल माइनिंग चल रही है या गवर्नमेंट ने कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, उसको हाईलाइट करें, लोगों तक लाएं, सो दैट फिर से प्रेशर डाला जा सके और इसको एक फिर से नया मूवमेंट तैयार किया जा सके। अभी इस मूवमेंट को जो शुरू हुआ है, इसको डाई डाउन नहीं होने देना है किसान आंदोलन की तरह, नहीं तो वही होगा हमारा भी हाल जो किसान आंदोलन का हुआ है। तो मैं इसके साथ ये वीडियो बंद कर रहा हूँ। मैं अटैच करूँगा अपने कल का वीडियो जो मैंने जेएनयू में बनाया है, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद आपको पता चलेगा क्यों अरावली हमारे लिए इतना ज़रूरी है। मैंने बहुत ही अनबायस्ड तरीके से वहाँ उस वीडियो में कुछ दिखाने की कोशिश की है। मैं इस वीडियो के साथ उसको अटैच करूँगा। प्लीज़ वॉच, पुट योर कमेंट्स
अगर आपको अच्छा लगे तब भी डालिए, नहीं अच्छा लगे, नेगेटिव है नेगेटिव डालिए, नो मैटर। लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस कि क्या हम ज़िंदगी भर भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ही करते रहेंगे कि अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे, अपने लंग्स का ख्याल रखेंगे। अब हम अपने हवा, पानी और भूख से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये 3 बेसिक चीज़ होती है। आदमी को ज़िंदा रहने के लिए फ्रेश एयर चाहिए, आदमी को ज़िंदा रहने के लिए साफ़ पानी चाहिए और आदमी को ज़िंदा को रहने के लिए खाना चाहिए होता है। ये तीनों। आजकल दिल्ली में 2 चीज़ें बहुत छाई हुई हैं। एक है दिल्ली का AQI और दूसरा टॉपिक है जो सिर्फ दिल्ली सेंट्रिक नहीं है, वो पूरा कंट्री सेंट्रिक है, वो अरावली। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ अरावली की उपलब्धियाँ। ये एक कैंपस है, JNU कैंपस, जो कि अरावली हिल्स के अंदर में बनी हुई है। अब इस कैंपस की ब्यूटी देखिए। यहाँ पे अभी भी आपको इस कैंपस में ओल्ड स्टाइल ढाबाज मिल जाएंगे। ये जो अभी देख रहे हैं ना, ये पत्थर के, ये पत्थर तो आर्टिफिशियल हैं, लेकिन ये ओल्ड स्टाइल ढाबा है। ये पत्थर बेसिकली सीट बनाया हुआ है। यहाँ पे लोग बैठ के आग तापते हैं। शाम को अगर आप आएंगे यहाँ पे तो आपको ये एरिया काफ़ी गुलजार दिखेगा। करीब 3 बजे दोपहर में ये ढाबा शुरू होता है और मिडनाइट क्या 1 AM तक या 2 AM तक समटाइम्स ये चलता रहता है। ये देखिए यहाँ पे भी लोग आग के जलाओ अलावा लगा के, ये देखिए ये सारा चीज़ ऐसे तापते हैं, बैठते हैं इसके आग के चारों तरफ और सर्दियों में बैठते हैं। और ये देखिए आपको पूरा अरावली ही है। तो ये कैंपस ने इस अरावली को डिस्ट्रॉय नहीं किया है, मेंटेन किया हुआ है। इसकी जो अरावली की बनावट है उसी में एसिमिलेट किया अपने आप को। जो बने भी है स्ट्रक्चर्स, बड़े छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने हैं। अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए हम सारे अरावली के हिल्स पे ही चल रहे हैं। ये पत्थर वगैरह सारा आपको दिख रहा है, ये सारा कुछ है। ये देखिए ये JNU का हेल्थ सेंटर है। ये छोटा सा स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, बिना यहाँ की इको डाइवर्सिटी को डैमेज किए हुए। एक यूनिवर्सिटी में हेल्थ सेंटर ज़रूरी होता है, तो इन्होंने बनाया हुआ है। सारी फैसिलिटी है, बेसिक फैसिलिटी। यहाँ तक एम्बुलेंस भी है इमरजेंसी में आपको एम्स में ले जाने के लिए या नियरेस्ट ये को। अब आप देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है यहाँ की, उसको इन्होंने डिस्ट्रक्ट नहीं किया है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आगे चल के वीडियो में आपको दिखाऊंगा कुछ चीज़ें, ठीक है। ये JNU ने ये पूरे रिज को मेंटेन कर रखा है। अभी आपको दिखाता हूँ। इन्होंने ना यहाँ के पत्थर निकाले हैं, ना यहाँ के पेड़ काटे हैं। जितने खाली जगह हैं उतने जगह को इन्होंने यूज़ किया है और रास्ता बनाया है। ये अभी आपको पत्थर दिखाऊंगा मैं। बड़े बड़े चट्टान हैं जहाँ पे कभी शाम को आकर हम लोग बैठकर ग्रुप में गाना गाया करते थे। पूरे क्लासमेट्स, बैचमेट्स सब इन पत्थरों पे बैठ के, चट्टानों पे हम लोग एक साथ अंताक्षरी खेलते थे। तो ये कुछ नॉस्टैल्जिया है। ये पर्पज़ आपको दिखाने का कुछ और ही है, जो अभी आगे चल के मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। ये देखिए कहीं पे भी कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, कोई मास डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। तो अब जब JNU के अंदर में आएंगे आप, तो अगर बाहर में 400 या 450 AQI होगा, मैं सर्दियाँ बोल सकता हूँ। आप बाहर की AQI को नाप के देखिए और इस कैंपस के AQI को नाप के देखिए, आपको कम से कम
200 से 150 AQI का डिफरेंस मिलेगा। 150 से 200। ये देखिए पूरा, देखिए ये पूरा रिज है, यहाँ से पानी का पाइप सारा कुछ बिछाया हुआ है। आपको बिलीव नहीं होगा, इन्हीं झाड़ियों के बीच से होकर हम लोग पैदल कुतुब मीनार भी गए हैं। रात में ग्रुप में गए हैं, पूरी ग्रुप होती थी हमारी JNU की, एक साथ JNU मॉनिटरिंग क्लब की, जो कि हम लोग प्रोग्राम बनाते थे और रात को डिनर के बाद हम लोग यहाँ से जाते थे। पर्पस कुतुब मीनार देखने का नहीं था, पर्पस था ट्रैकिंग करने का, पर्पस था एडवेंचर का, पर्पस था अपने इकोलॉजी को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने एम्बियंस को एंजॉय करने का। तो अगर आपका एडमिशन यहाँ JNU में हो जाता है तो आप अपने आप को बहुत लकी समझिए। न सिर्फ पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, पढ़ाई तो उम्दा दर्जे की है, इंटरनेशनल क्वालिटी की है, उसकी बात मैं किसी और वीडियो में करूँगा, क्योंकि ये JNU पे वीडियो नहीं बन रहा है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ हमारे आज के 2 बर्निंग इश्यूज़ हैं। बर्निंग इश्यूज़ AQI एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अरावली हिल्स। ये सारा अरावली में बना हुआ है। जिस किसी ने भी ये यूनिवर्सिटी बनाया, शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, जिनके नाम से लोगों को आज नफ़रत है, क्या बहुत लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। उन्होंने काफ़ी सोच समझ के बनाया, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी नहीं बनती तो जो मुनिरका गांव के लोग थे उसको इनक्रोच कर जाते। और आज भी मुनिरका में जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे इनक्रोचमेंट हुआ पड़ा है। लोगों ने रिच काट के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे फ्लैट्स बना लिए हैं। अभी आपको मैं लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए रिच का कितना बढ़िया यूटिलाइजेशन किया है इन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूटिलाइजेशन के बावजूद इस रिच को, इस अरावली को मेंटेन किया गया है, इसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया गया है। आप देखिए जो पगडंडियाँ, जो रास्ता भी बना है वो पेड़ों को काट के नहीं बनाया गया है, वो पेड़ों के बीच से जो रास्ता है उसी से बनाया गया। ये हमारा एडमिन सेंटर हुआ करता था। ये अभी आपको यहाँ से दिखा दूँ मैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर है, पिंक बिल्डिंग हम लोग कहते थे इसको। यहाँ पे जाके हम लोग एडमिशन से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरा किया करते थे। और ये आज के स्टूडेंट हैं, जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे शायद ये पैदा भी नहीं हुए होंगे। 20 साल, 22 साल, 25 साल हो गया छोड़े हुए यूनिवर्सिटी को। तो ये देखिए आप रास्ता देख रहे हैं, क्या आप बिलीव कर सकते हैं JNU दिल्ली के अंदर में एक इतना हरा भरा एरिया भी हो। मैं जब जॉब करने लगा था तो मेरे कुछ कलीग आते थे यहाँ पे, जब हमारी कैब, हमारे इसके ऑफिस के कैब हमें पिकअप करने आती थी, वो हमें बोलते थे वाओ मयंक आप इतने सुंदर जगह में रहते हो, क्योंकि उनको जो है दिल्ली में कहीं ऐसा दिखता नहीं था। अब आप देखिए यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ के फ्लोरा एंड फाउना को कैसे मेंटेन किया गया है। अब आप देखिए ये पेड़ देख रहे हैं, कम से कम नहीं भी तो 100-200 साल पुराना होगा। 25 साल पहले भी ऐसा ही पेड़ था। ये स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस है, मतलब यहाँ पे एनवायरनमेंट की पढ़ाई होती है। तो ये सारे पत्थर हैं यहाँ पे। अभी बात चल रही है कि कुछ ये लोग सेल्फी लेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी है, ये लोग सेल्फी ले रहे हैं, यहाँ सेल्फी पॉइंट भी है। ये देखिए एक ढाबा भी बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन क्या इस ढाबे के बनाने में, ये एडमिन ब्लॉक है, एडमिन ब्लॉक के पास एक ढाबा है, क्या इस ढाबे को बनाने में
किसी तरीके से जेएनयू के रिज को या अरावली को किसी तरह की क्षति पहुंचाई गई है? कोई नुकसान पहुंचाया गया है? नहीं। ये पेड़ देखिए टूटे हैं। ये जो है ना, बाद में सर्दियों में यहाँ के लोगों को आग तापने के काम आएगा। ये नेचुरल टूटे हैं, ये काटे नहीं गए हैं। माइंड यू, इनमें से कोई भी पेड़ काटा नहीं गया है। ये नेचुरल गिरा है बारिश से, आंधी से, तूफान से, और उसके बाद शायद ये काटे गए होंगे वहाँ से, क्योंकि इस जगह से रास्ते को ब्लॉक किया होगा। तो ये है, यहाँ पे जेएनयू में पेड़ नहीं काटे जाते हैं, यहाँ लगाए जाते हैं। हम लोग जब खुद थे यहाँ पे, तो हम लोगों ने करीब 50,000 पेड़ जो है अंडर अ बैनर कॉल सेव जेएनयू रिज में लगाया था। तो यहाँ के इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाया जाता था। ये देखिए अरावली। अब आपको मैं दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, यहाँ की मिट्टी देख रहे हैं। ये आप किसी हिमालयाज़ में चले जाइए, किसी और पहाड़ में चले जाइए, ये मिट्टी आपको और दूसरे पहाड़ों से डिफरेंट नज़र आएगी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये हज़ारों साल पुरानी मिट्टी है और इसके अंदर में पोर्स हो गए हैं, पोर्स। अब आप देख सकते हैं पोर्स कैसे हो गए होंगे। अब यहाँ पे जो बारिश होती है, तो इस अरावली एरिया में जब बारिश होती है तो ये पानी जो है पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 80 to 90% ये ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है। ये ऐसी मिट्टी है, ये एलुवियल सॉइल नहीं है जो कि अपने साथ बारिश का पानी जो है जिसको बहा कर लेके जाता है और वो कटाव होके जाके नदी में मिलके जाके हिंद महासागर में या बे ऑफ बंगाल में गिर जाए। ये यहाँ पे जो बारिश होती है इसको ये सोख लेता है एंड इसके अंडरग्राउंड वाटर को रिच करता है, इनरिच करता है। यहाँ के वाटर लेवल को मेंटेन करने में ये अरावली हिल्स इतना सहायक है। कहते हैं कि अरावली जो है दिल्ली का लंग्स है, लंग्स। आपके शरीर में एक लंग्स होगा, उसी तरह से दिल्ली का ये एक लंग्स है, एक बॉडी का पार्ट है। अब जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ है उसमें मैं अभी थोड़ी देर बाद आऊँगा। ये मैं सारी पिक्चर्स क्यों दिखा रहा हूँ आपको? ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको कोई साइड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद सोचना है कि क्या इस हरे भरे वातावरण को क्या डिस्ट्रक्शन के लिए अलाउ किया जा सकता है? क्या ये जो हमारा लंग्स है, क्या उसको डिस्ट्रक्ट होने दिया जा सकता है? आप खुद से क्वेश्चन कीजिए, खासकर उस समय में जब इस जगह की या इस पूरे नॉर्दर्न इंडिया की AQI लेवल 400, 500, 600 और सर्टेन टाइम्स में 1000 तक पहुंच जाती है। क्या उस समय ऐसे समय में या किसी भी समय में ये कम से कम नहीं भी तो 30,000, 40,000 पुरानी, या कुछ लोग तो कहते हैं करोड़ों साल पुरानी, आई डोंट नो इसका कार्बन डेटिंग हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन है तो बहुत पुरानी। जब हिमालय पैदा भी नहीं हुआ था, हिमालय इसके सामने एक बच्चा है, ठीक है। ये अगर हिमालय बच्चा है तो ये आप समझ लीजिए कि कितने आपका समझ लीजिए ग्रेट ग्रैंड फादर होगा ये अरावली हिल्स। इस क्वेश्चन के साथ कि क्या हम इस अरावली हिल्स को डिस्ट्रक्ट होने दे सकते हैं, मैं अभी थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद कर रहा हूँ। अभी आपको और कुछ दिखाऊंगा, यहाँ के फ्लोरा एंड फाउना को दिखाऊंगा। इस जगह में आपको पिकॉक मिलेंगे, इस जगह में आपको नीलगाय मिलेगा, इस जगह पे आपको शायद हाइना भी मिल जाती हैं। आई डोंट नो अबाउट लेपर्ड एंड अदर्स, बट वो सारे मिल जाते हैं। ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसको डालिए। मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं करने आया हूँ, किसी तरह का साइड लेने नहीं आया हूँ। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, सारे गवर्नमेंट जो हैं हमारे इकोलॉजिकल
सेटअप को, हमारे इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करने में मोर और लेस बराबर के हिस्सेदार रही हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। बट आज आपके और हमारे अस्तित्व पे एक क्वेश्चन आ गया है, क्या हम एग्जिस्ट करेंगे, क्या हमें रहने दिया जाएगा, क्या हमें सांस लेने दिया जाएगा? इस चीज़ का क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। देखना डॉग को, देखना, ये देखिए, ये टॉल बिल्डिंग दिख रहे हैं ना आप, ये जब आप फ्लाइट से भी जाएंगे ना यहाँ से दिल्ली से बाहर, और दिल्ली आएंगे बाहर से, तो आपको ये टॉल बिल्डिंग जो है ज़रूर दिखेगी, क्योंकि ये एयरपोर्ट के काफ़ी नज़दीक है। ये देखिए, ये हमारी टॉल बिल्डिंग हमारी लाइब्रेरी हुआ करती थी, आज भी लाइब्रेरी है, लेकिन आज के स्टूडेंट्स के लिए, मेरे लिए नहीं है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं दिन रात पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं। आज क्रिसमस का दिन है, फिर भी ये लाइब्रेरी खुली हुई है, ठीक है। ये देखिए, सेंट्रल लाइब्रेरी, इसका नाम बदल के BR अम्बेडकर लाइब्रेरी कर दिया गया है। अभी रिसेंटली इसका नाम चेंज किया गया है। और ये देखिए, बैग वगैरह रखने का पहले सिर्फ एक छोटा सा कॉर्नर वहाँ हुआ करता था, अब इधर भी बना दिया इन्होंने, मतलब स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ गई है। तो ये है। और इस लाइब्रेरी के ठीक पीछे, इस लाइब्रेरी के अंदर में पर्सनल बुक्स अलाउड नहीं है। आपको सारे बुक्स वगैरह रखना होगा, लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो अपना पर्सनल बुक्स वगैरह लेके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी इंतज़ाम कर रखा है यूनिवर्सिटी ने। उनके लिए यहाँ पे पीछे में एक बैक में स्टडी सेंटर कर दिया गया है, या रीडिंग सेंटर। यहाँ पे इस एरिया में, ये बैक से इसका एंट्रेंस है। ये देख रहे हैं, सारे लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे अंदर में। इसका एंट्रेंस बैक से है। इस एरिया में आप जो है अपनी पर्सनल बुक लेके जा सकते हैं। अब ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? ये देखिए, यहाँ पे सारे लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, यहाँ सारे लोग अपनी पर्सनल बुक्स लेके जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए, सारे लोग पढ़ रहे हैं। तो ये आज क्रिसमस के डे में भी सब बैठकर पढ़ रहे हैं, और इसीलिए जो लाइब्रेरी की कैंटीन है आज खुली हुई है। और ये है उसका रास्ता। इसका नाम जानते हैं क्या रखा गया है? इट्स अ रीडिंग हॉल, बस पॉपुलरली इट इज़ नोन एज धौलपुर हाउस। अब ये धौलपुर हाउस क्यों कहलाता है, इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि इसमें मोस्टली लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करने या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करने की तैयारी करते हैं। और जो सिविल सर्विसेज का जो यूपीएससी है, यूपीएससी जो बिल्डिंग है यूपीएससी की, उसका नाम है धौलपुर हाउस। इसलिए जो है, अभी आप देखिए, आप ये देखिए फ्लोरा एंड फौना, ये देखिए मिल ही गया। ये देखिए, ये नील गाय हैं, ये दिख रहा है आपको? ये नील गाय है, नील गाय दिख रहा है? मैंने बात किया था ना आपको, लकली हमें मिल गया। ये नील गाय हैं। अब ये नील गाय काऊ फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं, ये डियर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये देखिए, एक इधर भी है। तो अब आप सोचिए, ये है हमारा अलावली का रिज एरिया, जहाँ पे आपको नील गाय भी मिलते हैं। अगर थोड़ी सी बारिश होती और शाम होता तो आपको मैं पिकॉक भी दिखाता। अगर पिकॉक दिख जाता है तो मैं आपको वो भी कैप्चर करके दिखाऊंगा। व्हाट आई मीन टू से, इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि इस अरावली के अंदर में, जो कि दिल्ली के अंदर में है, दिल्ली एक सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर में, जो कि बहुत बचे खुचे अरावली का हिस्सा है, जिसमें इंक्रोचमेंट नहीं हुआ, अगर हुआ भी है तो बहुत कम हुआ है, और सिस्टमेटिकली इसको प्रिजर्व करके रखा गया है। उसमें आपको ये फ्लोरा एंड फाउना मिल रहा है। तो आप इमेजिन कीजिए, जो अरावली आपको हरियाणा में होगा, जो अरावली आपको मध्य प्रदेश राजस्थान में मिलेगा या गुजरात में मिलेगा, वहाँ की फ्लोरा एंड फाउना कैसे होगी? आप जस्ट उसको इमेजिन कर लीजिए। आपको लकली मैं दिखा दिया, ये देखिए नील गाय,
ठीक है। इसके अंदर में आपको एटीएम भी मिल जाएगा, सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है। अब आप देखिए इतनी सुंदर यूनिवर्सिटी बनी हुई है। हैव दे डिस्ट्रक्टेड दिस इकोलॉजिकल हैव दे डिस्ट्रक्टेड द इकोलॉजी ऑफ दिस प्लेस? नो, दे हैव रादर मेंटेन्ड इट। और जो इंक्रोचमेंट पॉसिबल इंक्रोचमेंट हो सकता था मुनिरका के गांव, मुनिरका विलेज के लोगों के, उससे इसको बचाया हुआ है यूनिवर्सिटी बना के। अब इसके साथ मैं एक और थॉट छोड़ूंगा जो मैं अभी लास्ट में वीडियो में बात करूंगा। तब तक के लिए न्यू आया था तो जिस चीज़ को लेकर मैं सबसे ज़्यादा फैसिनेटेड हुआ था वो ये था, ये पेड़ और पेड़ के बीच का ये रास्ता। उस समय ये गाड़ियाँ नहीं चलती थी जो अभी चला रहे हैं भाई साहब, क्योंकि स्लोप नहीं हुआ करता था यहाँ पे स्टेयर्स होता था, तो लोग अपने स्कूटर को नहीं घुसा देते थे। और ये मुझे ना ये रास्ता, यहाँ पे स्लोप हुआ करती, यहाँ पे सीढ़ियाँ होती थी, इन सीढ़ियों पे बैठ के हम सब मस्ती करते थे। ठीक है, अभी आपको दिखाता हूँ, ये सीढ़ियाँ हुआ करती थी। यहाँ पे अब स्लोप बन गया, विच इज़ गुड फॉर द व्हील चेयर पीपल। बना तो है ये व्हील चेयर के लिए, लेकिन लोग अपने स्कूटर्स लाते हैं। और ये हमारा एसएल लॉन होता था। इसको एसएल लॉन पॉपुलरली कहते थे, कुछ लोग इसको एसआईएस का लॉन भी बोलते थे, क्योंकि ये सामने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ है और ये सामने इसके ठीक बगल में स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस है, तो हम लोग इसको एसएल लॉन कहते थे। और यहाँ पे हमारी अभी देखो ये जो सीट बन गई है ना, ये सीट नहीं हुआ करती थी। यहाँ पे बैठ के हम लोग क्लासेस लिया करते थे, हमारी क्लासेस हुआ करती थी यहाँ पे ओपन एयर, सनलाइट आती थी। हमारे टीचर्स बोलते थे ठंड लग रही है क्लास में, चलो ओपन में। एंड वी यूज्ड टू सिट लाइक शांति निकेतन वाली जो स्टाइल है, उस स्टाइल में हम लोग यहाँ पे क्लासेस लिया करते थे। अब तो काफ़ी डिस्ट्रक्शन हो गया है, बीच में इन्होंने गंदा सा एक सिटिंग अरेंजमेंट बना दिया, आई डोंट नो, बेंचेस लगा दी हैं इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। रैम्प बना है विच इज़ वेरी गुड, बट रैम्प का मिसयूज़ होता है। अभी आपने देखा है कि स्कूटर चढ़ा दिया लोग भाई साहब ने, कुछ लोग बाइक भी अपनी ले आते होंगे। तो यहाँ पे हम ओपन, यहाँ पे ग्रास होती थी, ग्रीन ग्रास मेडोज़ होता था, हम यहाँ पे बैठ के अपनी धूप में क्लासेस लेते थे इस जगह पे। अब वो सारा ग्रीनरी ख़त्म हो गया है, गायब हो गया है, कुछ पौधे लगा दिए गए हैं। और ये हमारा स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, ये स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ है और ये स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस। यहाँ पे ये जो भाषा संस्थान या स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस है, यहाँ पे सारे एशियन यूरोपियन लैंग्वेजेस पढ़ाए जाते हैं अप टू पीएचडी लेवल, फ्रॉम बैचलर्स लेवल टिल पीएचडी लेवल। मैंने यहाँ से बैचलर्स किया हुआ है। ये एसएल की पॉपुलर सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे हम आकर मस्ती किया करते थे, इस जगह पे मस्ती किया करते थे। ये भी जगह थी जहाँ पे हम लोग आकर बैठ के अपने दोस्तों के साथ क्लास के बाद में जो गैप होता था, कभी हम लोगों को फ्री पीरियड मिलता था, तो हम यहाँ पे गप्पे हाँकते थे, मस्ती करते थे। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखिए मोर दिख रहा है आपको? तो ये सारे इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं हमारे, ये सारी फ्लोरा एंड फाउना है हमारे जेएनयू रिज का, जेएनयू रिज या अरावली पर्वत का, जो कि एज पर द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस विल नॉट बी काउंटेड एज अ माउंटेन रेंज। अरावली का 90% एरिया जो होगा वो माउंटेन रेंज में काउंट नहीं होगा, विच मीन्स जो माइनर्स होंगे, जो बिल्डर्स होंगे, उनको एक खुली छूट मिल जाएगी। किस तरह की छूट मिल जाएगी? उनको एक खुली छूट ये मिल जाएगी कि वो इसके अंदर घुस के माइनिंग करें। अब देखिए, अब आप कहेंगे ये भी तो एक इंक्रोचमेंट है कि इस रिच के अंदर में यूनिवर्सिटी बना दी गई, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए। लेकिन क्या है, ये बिल्डिंग और ये स्ट्रक्चर्स जो हैं,
यहाँ के इकोलॉजिकल बैलेंस को नहीं बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ के पत्थर को नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ के पेड़ों को नहीं काट रहे हैं। ये वहीं पे स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं जहाँ पे जो है थोड़ा सा जगह है, थोड़ा सा रास्ता है। एक मिनट, हम लोग थोड़ा सा ना, तो मैं बता रहा था कि जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अंडर में उनको फ्री हैंड मिल जाएगा, और फिर वो जब माइनिंग करेंगे तो इसके पत्थर निकाले जाएंगे। जब इसके पत्थर निकाले जाएंगे तो ये जो मिट्टी है वो वीक हो जाएगी, ठीक है। अनइमेजिनेबल डैमेज होगा, अनरिपेयरेबल डैमेज होगा। पूरा ये एरिया जो है वो क्या कहते हैं, आपको डेजर्ट बनने का, इसका डेजर्टिफिकेशन का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और डेजर्टिफिकेशन में ना कोई 50 साल और 60 साल नहीं लगेंगे। एज पर द इन्वायरमेंटलिस्ट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, 10 से 15 साल या मैक्सिमम 20 साल के अंदर में यहाँ का डिजर्टिफिकेशन शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट आप देखिए, जो थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी हम दिल्ली के लोग जो हैं झेल रहे हैं। दिल्ली क्या, पूरे नॉर्दर्न इंडिया के लोग झेल रहे हैं, ठीक है। जो AQI लेवल कितना ज़्यादा है, तो अगर इस दिल्ली के लंग्स को बर्बाद कर दिया जाए। अभी मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ, ये रास्ता जो है आपको लीड करके नेल्सन मंडेला रोड की तरफ लेके जाएगी। इस रास्ते में देखिएगा आप, जितने पेड़ पौधे हैं एक भी नहीं कटे हैं, एक भी नहीं कटे हैं, और इसको पूरा मेंटेन करके रखा गया है। हाँ, तो यही है ना। अब आप देखिए, ये देखिए आप ये रास्ता देख रहे हैं आप, ये रास्ता पूरा ग्रीन है, एक भी पेड़ यहाँ नहीं कटे। इसके अंदर में जो फ्लोरा एंड फाउना, इसके अंदर में आपको नीलगाय, हाइना, पिकॉक, डिफरेंट स्पीसीज के स्नेक्स सब मिल जाएंगे। जब इसकी कटाई होने लगेगी, जब ये काट दिया जाएगा और यहाँ पे इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट भयंकर तरह के कंस्ट्रक्शंस कर दिए जाएंगे। अभी देखिए, जो भी कंस्ट्रक्शंस हुए हैं बड़े सिस्टमैटिक हुए हैं, एंड वही जो ओपन प्लॉट है वहाँ पे, अभी देखिए इन पत्थरों को नहीं निकाला गया है, आप देख रहे हैं। चाहते तो ये भी इसको प्लेन कर देते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं निकाला है, इन्होंने ऐसा का ऐसा ही छोड़ दिया है। जिस जगह रोड, इधर रोड बना हुआ है, तो ये रोड जो बीच में पगडंडियाँ थीं उसमें रोड बनाया गया है, और जो खाली एरिया था, चाहते तो वो जो पश्चिमाबाद का स्टाफ क्वार्टर है वो यूनिवर्सिटी के पास में भी रख सकते थे वो, क्योंकि वहाँ के स्टाफ के लोगों को आने में बहुत जल्दी होगा, आसानी होगा। लेकिन उन्होंने इतना दूर, करीब ये 1 से 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इस 1 से 1.5 किलोमीटर के दूर जाके उन्होंने वो स्ट्रक्चर क्यों बनाया है? कुछ तो रीज़न है, कुछ तो सोच होगी। शायद इसको जो भी, जिसने भी डिज़ाइन किया है, बहुत सेंसिबल ढंग से डिज़ाइन किया है, और यहाँ के इकोलॉजिकल बैलेंस को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। बिलीव मी, इसके अंदर में ना आपको केव्स मिलेंगे। मैं गया हुआ हूँ, ठीक है, मैं गया हुआ हूँ, इसके अंदर में केव्स में गया हूँ। हम लोगों ने फ़ोटोग्राफी की है, मैं फ़ोटोग्राफी इंथुसियास्ट था, तो उस समय हमारे पास कोडैक कैमरा होता था, उससे जाके हम लोगों ने फ़ोटोग्राफी की है। और प्रॉपर केव्स होते हैं जहाँ पे ज़रा सा भी डे लाइट नहीं आता। अब उस केव्स में कौन लोग रहते होंगे आप सोच सकते हैं। यही हाइनाज, मे बी लेपर्ड्स भी रहते होंगे। अगर इसको डिस्ट्रक्शन किया गया तो ये कहाँ जाएंगे? पीछे वसंत कुंज है, वसंत कुंज में जाएंगे, ह्यूमन हैबिट है। इधर यूनिवर्सिटी के अंदर में आएंगे, उनको बाहर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
हमने आज तक इधर एक भी लेपर्ड नहीं देखा, हमने आज तक एक भी हाइना को बाहर आते नहीं देखा, वो अंदर ही रहते हैं। ये बहुत बड़े हेक्टेयर में फैला हुआ है ये एरिया, बहुत बड़ा। तो जो 100 मीटर की जो डेफिनेशन है ना, उस डेफिनेशन में तो बॉस ये फ्लोरा फाउना जो है गया, वो बिल्डर्स के हाथ में, माइनर्स के हाथ में चला जाएगा। मान लीजिए बिल्डर्स एंड माइनर्स के हाथ में नहीं जाएगा, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज इट्स एन एजुकेशनल कैंपस, यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल दिए जाएंगे क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ा बड़ा चंदा देंगे। अब आपको सोचना है सर, आप सोचिए, क्या आप अपने दिल्ली के लंग्स को या पूरे नॉर्दर्न इंडिया को बर्बाद होना देखना चाहते हैं? अगर आप बर्बाद होना देखना चाहते हैं देन इट्स योर कॉल। हमारी ज़िंदगी जो है वो तो तकरीबन 50-60% निकल गई। मालूम नहीं कितने साल हम ज़िंदा रहेंगे इस पोल्यूशन के एनवायरनमेंट में। मैं सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूँ ये सोच के कि कल को हमारे बच्चे, मेरी डॉटर, उनका फ्यूचर क्या होगा। क्या आप सोच सकते हैं कि आपके बच्चों का क्या होगा? और अगर आप जेन ज़ी हैं, आप इस एज के हैं जो कि आपके लिए पूरी लाइफ पड़ी हुई है, आपको कैसे हवा का में सांस लेना पड़ेगा, इसके बारे में सोचिए। मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट्स नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ये रास्ता दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ये पूरी ये जगह दिखा सकता हूँ। ये देखिए, इधर से ग्रीन, इधर से ग्रीन, इधर से ग्रीन। ये जो पगडंडियाँ बनी हुई हैं, ये हमारे समय में भी कच्चे रास्ता हुआ करते थे। उन कच्चे रास्तों को इन्होंने कंक्रीट बना के या जो भी इन्होंने बना के प्रॉपर रोड बना दिया है। यहाँ से पैदल जाया करते थे हम। और यहाँ पे अगर आप देखिए, अभी भी नहीं, अभी भी बस्ती नहीं है। आप 1 किलोमीटर स्ट्रेच, 1.5 किलोमीटर स्ट्रेच पे क्या इन्होंने मेंटेन नहीं किया हुआ? क्या वो जो बिल्डिंग्स जो वहाँ बनी हैं, क्या उसको वहाँ स्कूल के पास नहीं बना सकते थे? वो डेफिनेटली बना सकते थे। वो उनको कोई रोक भी नहीं सकता था क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको ये अलॉट कर दिया था। उनको गवर्नमेंट से इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेने की या कोर्ट से इन्वायरमेंट क्लियरेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इन्होंने जहाँ जहाँ खाली थोड़ा सा स्पेस रहा वहाँ पे इंस्टीट्यूट खोला, एडवांस स्टडीज़ की यहाँ पे खोल ली है। यहाँ पे इधर देखिए, जहाँ पे थोड़ा सा गैप मिला वहाँ पे इन्होंने स्टाफ क्वार्टर्स बना लिए या हेल्थ सेंटर बना लिया। मैंने शुरू में, वीडियो के शुरू में आपको हेल्थ सेंटर, गंगा ढाबा वगैरह सारा कुछ दिखाया था। आपने देखा क्या वो गंगा ढाबा को मॉडर्नाइज करके बहुत बढ़िया ढाबा नहीं खोला जा सकता था? खोला जा सकता था। क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है या यहाँ के जो स्टूडेंट यूनियंस है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी समझदार है कि उन्होंने इसको डिस्ट्रक्ट नहीं होने दिया, इसको बर्बाद नहीं होने दिया। तो ये चीज़ें हैं सर, ये है। इधर कुछ आगे जाएंगे तो एक पार्थसारथी रॉक है, फिर उधर जाएंगे तो एक ओपन एयर थिएटर भी है। सब कुछ है, एंटरटेनमेंट का सब कुछ साधन है, सारा कुछ है। एक नेचुरल इन्वायरमेंट में, एक नेचुरल इन्वायरमेंट में ये सारा नेचर का जो डिस्ट्रक्शन होएगा पोस्ट दिस सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, वर्डिक्ट नहीं कहेंगे, वर्डिक्ट नहीं था, वो गवर्नमेंट का एक रिकमेंडेशन था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ऐसा समझा दिया। आई डोंट नो इतने बड़े, इतने पढ़े लिखे लोगों को कैसे ये बात समझ में आ गई कि जिस माउंटेन रेंज की लाइफ साल जो है कई करोड़ों लाखों साल है बोलते हैं लोग, लेकिन मैं तो हज़ारों साल मानता हूँ क्योंकि जो रिसेंट आया हुआ है उसमें हज़ारों साल पुराना ये माना गया है। ये हिमालय से बहुत पहले है, जब ये हमारा जो प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू जो हमारा पूरा इंडिया का लैंड यूरेशियन प्लेट से नहीं मिला था, तब से है ये। क्या उसको डिस्ट्रक्ट होने देंगे? 90% ऑफ अरावली रेंज विल कम आउट ऑफ दिस डेफिनेशन। उस 90% में जो डिस्ट्रक्शन होएगा वो
अनइमेजिनेबल होएगा। सोचिए, समझिए। आपको लगता है कि मैं कुछ बायस होके बोल रहा हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल एंगल है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। ट्रस्ट मी, मेरा कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार आप बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन सब से ऊपर उठ के सोचिए। एक ह्यूमन बीइंग की तरह सोचिए, एक फ्रेंड ऑफ द नेचर की तरह सोच के देखिए। तब आपको पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है और क्या हो सकता है अगर ये डेफिनेशन को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। गवर्नमेंट अभी समझाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। सर, इस देश में एक बार जो चेंज हो जाता है ना, उसका कितना मिसयूज़ होता है। हमारे लॉ क्या कमज़ोर हैं? हमारे लॉ बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन हमारे लॉ का कितना मिसयूज़ होता है वो हम सब जानते हैं। इसी के साथ आई एम जस्ट एंडिंग दिस ब्लॉग। थैंक यू वेरी मच।